हाय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब इंटरेस्टिंग और हमारी जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। चाहे आप एग्जाम कोई सा भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको जीएस तैयार करनी है, विशेषकर अगर ज्योग्राफी या फिर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की भी बात की जाए, अगर आपको समझ पैदा करनी है तो भी ये बेसिक्स बनाने के लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम आज ना पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया से होके घूम आएंगे एक बार के लिए। और वे इंफॉर्मेशन कलेक्टिव मतलब वे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे जो जो शायद हम उसको नीचे मतलब माइनर माइनर छोड़ मतलब छोटी समझ के या फिर माइनर समझ के छोड़ देते हैं और ऊपर ऊपर अच्छी बड़ी नॉलेज लेके निकल जाते हैं, जबकि एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती हैं। और बेस अगर तैयार करना है हमें तो वे इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम पृथ्वी के ऊपर उपस्थित सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, महासागरों महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा पृथ्वी के जो मंडल्स हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मतलब स्पेयर्स ऑफ द अर्थ, स्पेयर। तो जो पहला पैराग्राफ है, इसमें तीन परिभाषाएं दे रखी है। एक तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं या भूमंडल कहते हैं। दूसरा, जहाँ जो वायु जिसमें गैस से होती है पृथ्वी के चारों ओर जो घेरी रहती है वो वायुमंडल। और तीसरा जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसको जलमंडल कहते हैं। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तीन चीजों से मिलकर बनी है, तीन स्पेस, पृथ्वी पर तीन स्पेस तीनों से मिलकर बनी हुई है। एक हो जाएगा स्थल मंडल, एक हो जाएगा वायुमंडल और एक हो जाएगा जलमंडल, है ना। तो स्थल मंडल पे क्या होगा? स्थल मंडल पे हम रहते हैं, मतलब वो भाग जो ठोस होता है जो सतह के रूप में उसको जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल। वायुमंडल में क्या होगा? वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में क्या होने वाला है? एटमॉस्फेयर में गैसें होंगी, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाई, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसें, जल वाष्प पाया जाएगा। और जो जलमंडल होगा, जलमंडल में समुद्र, महासागर, जल जो भी जल के क्षेत्र होंगे जलमंडल में हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे। और जो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, फोटोन, मतलब इन जो जिनमें तीनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट आ रहा है, इन तीनों से मिलकर बनना है पृथ्वी पर जीवन, मतलब इसको बोलते हैं हम जैवमंडल। इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है कि पृथ्वी पर वाटर मतलब पानी भी है, स्थल रहने के लिए स्थल भी है, और सांस लेने के लिए वायु भी है। इन तीनों का जो मिक्सअप होता है उससे जैवमंडल बना होता है, इस पर जीवन संभव होता है। इसको जैवमंडल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स, अगर वर्ड्स आपको समझने हो तो वर्ड्स दे रखे हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द लिथोस से जैवमंडल, वायुमंडल, पृथ्वी के कुछ वर्ड्स, वैसे नॉर्मल जनरली जानना हो तो लिथोस का मतलब पत्थर, इसलिए लिथोस्फेयर हो गया। और एटमॉस, एटमॉस मतलब वास, वास मतलब वायुमंडल। एटमॉस्फेयर ग्रीक भाषा के शब्द है। और ह्यूड्र का अर्थ है, ह्यूड्र का अर्थ मतलब हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। और बायोस का मतलब जीवन, बायोस्फेयर। ये पृथ्वी के प्रमुख स्पेयर्स है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। ये सभी प्रकार, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसको जैवमंडल पर कहते हैं। हमने पढ़ा तो बायोस्फीयर जहाँ तीनों मिलते हैं, वो हमारा जो बीच वाला क्षेत्र होता है जहाँ तीनों मिलते हैं उसको जैवमंडल बोलते हैं। अब एक एक के बारे में कुछ समरी पढ़ेंगे, एक एक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। पहला है भूमंडल। भूमंडल मतलब लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पृथ्वी के ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं उसको भूमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के भाग जहाँ ठोस वाले जो पार्ट ठोस होता है, धरातल वाले पार्ट, उनको भूमंडल कहते हैं। किससे बना होता है ये? भूपर पट्टी, मतलब जो परत होती है पृथ्वी की, उस पर चट्टानों से, मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमस हो गए और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जैसे ह्यूमस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो भूमंडल है, भूमंडल का मतलब ठोस मंडल को, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल का मतलब, भूमंडल को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, मतलब कि एक महाद्वीपों वाला पार्ट, एक महासागरीय बेसिन वाला पार्ट। महाद्वीपों वाला पार्ट जो स्थलीय भूभाग है, जो स्थल है और जहाँ पर जल भरा हुआ है, जिन जिन ठोस भागों में जल भरा हुआ है, जैसे जलाशय वगैरह हो गए, समुद्र हो गए, उनको महासागरीय बेसिन कहते हैं। ये बहुत बड़े जल के क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विश्व मानचित्र में देख सकते हैं हम। अभी नीचे मानचित्र मैंने बहुत सारे ऐड भी किए हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। समुद्र जल तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ पे एक चीज सीखने की ये है, हमें अगर
ऊंचाई मान सरफेस की, मतलब जो भी लेवल मापना हो ना, कि ऊंचाई मानना हो, हमें स्थल की ऊंचाई मानना हो, कितना कितना ऊंचा स्थल, तो हमें समुद्र लेवल से मापा जाता है। कहीं पे भी अगर लिखा हुआ देखो कि आपकी ऊंचाई किसी भी भवन वगैरह कुछ जिस चीज़ की भी ऊंचाई मापी जाएगी वो समुद्री स्तर से मापी जाएगी। मतलब पहले एक समुद्र का लेवल होगा, उसको हम 0 किलोमीटर या 0 मीटर जो भी माने वहां से स्टार्ट होगी। पहले उस लेवल से नीचे रहेगा तो वो समुद्र, समुद्र वाला पार्ट, उसके ऊपर की ऊंचाई होगी जो, मतलब 0 किलोमीटर किसको माना जाता है, समुद्र तल की माप को शून्य माना जाता है। इसके अलावा ये मैप दे रखा है बुक में। तो ये इसमें अभी अभी के लिए समझने का ये पार्ट है कि ये जो ये पार्ट्स है जहाँ पर ये सारे महाद्वीप हैं, ये पार्ट इसको क्या बोलते हैं, ये मंडल हो जाएगा। जो महाद्वीपों वाला पार्ट हो गया स्थल मंडल का, वहीं ये जो महासागरीय बेसिन वाला पार्ट, ये जो पार्ट जिसमें समुद्र है, इसको बोलते हैं क्या, ये महासागरीय बेसिन वाला पार्ट होता है। तो अभी अभी के लिए इतना ही। अभी हमने इतना ही पढ़ा, अभी हम जानेंगे एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक महासागर के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुटाएंगे जो जो बहुत बेसिक्स बनाएगी, और बहुत और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी, बहुत कुछ सीख के जाएंगे विश्व का। अब इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में। जैसे पहला देखो, विश्व का अभी जो इस अभी चैप्टर स्टार्टिंग में जो पहला फैक्ट है, विश्व की सबसे ऊंचा जो शिखर है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848, 8,848 किलोमीटर। मतलब ये सबसे ऊंचा, विश्व जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, जबकि विश्व की सबसे गहरी, सबसे, ये तो सबसे ऊंचे पृथ्वी हो गया ना, जैसे पृथ्वी माना, इस पर सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8,848, जबकि सबसे गहरी नीचे देखे, सबसे गहरी अगर अगर गर्त देखनी हो, गर्त मतलब ट्रेंच, खाई बोलते हैं जिसको, तो वो है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है। ये फैक्ट है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। तो ये दो फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848। जबकि गहराई की बात करें तो समुद्र लेवल से जीरो पे आएंगे, फिर वहां से गहराई स्टार्ट होगी, तो वो है जो प्रशांत महासागर का जो मरियाना गर्त है, पैसिफिक रीजन में मरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है, सबसे ज्यादा गहराई है 11,022 मीटर। अभी के देखो यहाँ पे एक थोड़ी समझ, आप आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब आप दोगे क्या, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 6th क्लास के, उनके लिए आपको जवाब देना है, क्या आप आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है। समझ पा रहे हो, मतलब जिस पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या है, माउंट एवरेस्ट की चोटी, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग हुई, उससे समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि उस चोटी से पृथ्वी की सबसे गहराई, समुद्र की गहराई। तो एक फनी हो गया, जैसे ऐसा कुछ है नहीं। एक इसमें एक फैक्ट और दे रखा है, फैक्ट मानो एक नॉलेज, एक बेसिक जानने के लिए, कि न्यूजीलैंड के एडमंड जो हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा, ये दो नाम है, एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा ने 19 मई 1953 को 19 मई 1953 को पृथ्वी का के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे, एक तो न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, और एक भारत के थे तेनजिंग नोरगे शेरपा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दो व्यक्ति कब चढ़े थे, 29 मई 1953 को इन्होंने सबसे पहले वहां पर कदम रखा था माउंट एवरेस्ट। वही जापान की जुम्बो तोइबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि वैसे ही अभी तो महिला सशक्तिकरण की बातें ज़्यादा होती हैं। तो जापान की जो जुंको तोइबे जुंको तोबेई जुंको तोबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, वो मई के महीने में, क्योंकि मई के महीने में क्यों ज़्यादा, क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई पर है तो वहाँ पर बर्फ, सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहने वाली है, पहले से वहाँ बर्फ रहती है। मई के महीने में ज़्यादा, मई में थोड़े गर्मी का मौसम, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें। ये एक तो है, ये यहाँ से याद रख सकते हो कि मई के महीने उन्होंने 29 मई को, इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। वही भारत की पहली महिला कौन थी, भारत की पहली महिला थी, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था।
ये इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था, वो थी बछेंद्री पाल। तो भारत की पहली महिला थी, उन्होंने 23 मई, एक कॉमन फैक्टर देखो तो सब में मई मंथ है, और मतलब ईयर तो अलग होगा, उन्होंने 1984 में भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं इनसे जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्थल मंडल है वो उनको उसको दो पार्ट्स में बांटा, हमने भूमंडल को दो पार्ट्स में बांटा था, एक तो महाद्वीपों के रूप में, एक ओशियंस के रूप में, मतलब महासागरीय सीमांत बेसिन्स के बारे में। तो पहले जो पढ़ेंगे महाद्वीप। महाद्वीप, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, जो जिनमें विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, मतलब बहुत बड़े जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग की जाती है। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। इसको हम अभी मैप में देखते थे। मैप में देखते थे। सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, मतलब एशिया हो गया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो मैप में देखे तो मैंने मैप नीचे भी लगाए हैं, नीचे अपना हमारे वाले मैप में देखोगे तो ये 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा है इनमें, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आता है उस एक नंबर पे आता है ये एशिया महाद्वीप। एक नंबर पे एशिया महाद्वीप आता है। 2 नंबर पे जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप ले लो 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे अटलांटिका, और 7वें नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, मतलब वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हो गए। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 प्रमुख महाद्वीप। अब इनके बारे में कुछ कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें दे रखा है, वो माइनर नॉलेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एशिया, एशिया महाद्वीप, पहला महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे हम। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक फैक्ट हो गया। जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। क्योंकि हमारा भारत भारत देश किस महाद्वीप में अवस्थित है? भारत भी हमारा एशिया महाद्वीप में ही अवस्थित है। जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी का जितनी जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसका 1/3 पार्ट ओन अकेला किस में आ जाता है? एशिया महाद्वीप में आ जाता है। 1/3 भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध कर्क रेखा पर महाद्वीप से होकर गुजरता है। महाद्वीप से, जैसे कि और दो, ये जो एशिया महाद्वीप है, ये देखो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, एक तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पूर्वी मतलब पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो ये कर्क रेखा देखो ये जा रही, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और यदि इसकी बात की जाए तो यूरोप यूरोप जो महाद्वीप है उससे अलग किसी एक पर्वत है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वतमाला है ना, उससे ये इससे अलग है, यूरोप से अलग है। यूरोप से अलग है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत देखो ये रहा, इस मैप में दे रखा है, मैंने लगाया ये मैप। यूराल पर्वत, यूराल जो माउंटेन है यूरोप को और एशिया को अलग करता है। और इन दोनों को मिला देना, इन दोनों को मिला के यूरेशिया बोलते हैं, मतलब यूरोप और एशिया, यूरेशिया, यूरेशिया महाद्वीप में मिक्स है एक जगह। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो अ, उसमें समझ आएगा कि एक जगह मिले हुए हैं। ये था एशिया के बारे में कुछ जानकारी, सबसे बड़ा महाद्वीप। और यूरोप, यूराल पर्वत इनको अलग करता है, मतलब यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसमें लिखा हुआ भी है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त भाग को, मतलब यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, हमने देखा भी है अभी। अब दूसरा जो इसके बाद आता है उसके पास निकट वाला यूरोप। यूरोप बहुत छोटा महाद्वीप है, एशिया से तो बहुत कंपेरिजन हमने देखा है, बहुत छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप हमने देखा था उसके पश्चिम में अवस्थित है, यहाँ पे इधर पश्चिम में अवस्थित में आर्कटिक वर्ग इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वर्ग ये 3 तरफ से जल से घिरा होता हुआ है। विश्व के मानचित्र पर देखिए, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ ये यूरोप महाद्वीप है। देखो इधर आर्कटिक, आर्कटिक महासागर का जो सर्कल इससे होके गुजरता है। और 3 तरफ से जल से कैसे कैसे 3 तरफ से देखो, ऊपर से तो आर्कटिक महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर रहा, और नीचे भूमध्य मेडिटेरेनियन सी, मतलब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप। ये एशिया से, एशिया के पश्चिम में बहुत छोटा छोटा महाद्वीप है एशिया से कंपेरिजन करें तो। इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका, सहारा डेजर्ट, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं। एशिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखे तो इस तरीके से है। सेकंड,
तो महाद्वीप का मैप ये वैसे हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसे, अफ्रीका महाद्वीप। और इसमें से इसकी मेन बात क्या है, इसमें से जो विषुवत रेखा भी होके गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा भी होके गुजरती है, और इसमें से मकर रेखा, मतलब तीनों जो रेखाएं, जो तीन मेन पृथ्वी की तीन जो मेन रेखाएं, तीनों होके गुजरती हैं। 0 डिग्री अक्षांश वाला, इस 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित विषुवत वर्त महाद्वीप के मध्य भाग से लगभग गुजरती है, मतलब विषुवत रेखा महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। वहीं अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। विषुवत रेखा के ऊपर से होकर गुजरती है, ऐसे मिड से होकर गुजरती है लगभग। तो जो ज्यादातर बहुत बड़ा भाग कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग। यहीं यहाँ से तीनों रोग, यहाँ पे यहाँ से होकर तीनों रेखा गुजरती, कर्क रेखा भी, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये हमने देखा है। सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। फैक्ट कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ आ रही है, देखो। एक तो सहारा का मरुस्थल, विश्व में जितने भी मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है, उन सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का, जो कहाँ पे, अफ्रीका में। और इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी लंबी नदी, इसमें देखो, सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है, जो नाइल नदी है, जो नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। इसके अलावा इसको हम देखते हैं मैप में, देखते हैं किधर से, मतलब तीनों गुजरते हुए। एक तो ये देखो अफ्रीका है, ये विषुवत रेखा लगभग इसकी मिड से गुजर रहा है, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। ये देखो विषुवत रेखा इसके बीच से होकर गुजर रही है, ज्यादातर पार्ट नॉर्थ अफ्रीका में, ऊपर से सहारा डेजर्ट से होती हुई, सहारा डेजर्ट से होती हुई कर्क रेखा गुजर रही है, और नीचे से देखो ये ड्रेकनबर्ग पर्वत इसके पास से होकर गुजर कर मकर रेखा गुजर रही है। ये इसकी एक पर्वतमाला है, इस पे महत्वपूर्ण पर्वतमाला, इसको एटलस बोलते हैं। और नायल नदी, ये देखो, ये नायल नील नदी ये रही, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक, इस अफ्रीका से होके बहती है। ये अफ्रीका हो गया। अब हमें पढ़ना है, अफ्रीका के बाद हमें पढ़ना है उत्तरी अमेरिका। बात की जाए तो थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट पे आ जाता है कौन, एशिया। सेकंड पे आ जाता है यूरोप, सॉरी अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा कौन, उत्तरी अमेरिका, जो तीसरा सबसे बड़ा। और ये जो दक्षिण अमेरिका है ना, ये जो दक्षिण अमेरिका है, उससे उससे पनामा स्थल संधि से अलग होता है, मतलब पनामा स्थल संधि, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पनामा स्थल संधि है का डिफरेंस। अभी स्थल संधि और जल संधि क्या होती है, इनकी परिभाषा इसमें दे रखी है, देखो हम समझते हैं। जल संधि होती है, जल संधि का मतलब होता है, जल संधि का मतलब होता है कि पानी का सकरा भाग होता है, मतलब पानी का बहुत सकरा भाग होता है, जो दो बड़े जल राशि, जैसे समुद्र हो सकते हैं, जो महासागर हो सकते हैं, उनको जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। एक बहुत सकरा पार्ट होता है पानी का, उसको बोल जल संधि। जब जो स्थल संधि क्या होती है, स्थल का एक सकरा भाग होता है, जो दो बड़े स्थल खंडों को, दो भागों को जोड़ता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो संधि है, जो एक सकरा स्थल मार्ग है, उसको बोलते हैं पनामा, पनामा स्थल संधि के नाम से। इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। इस मैप में देखो, ये रही, ये जो यहाँ पे है कि पनामा जल संधि कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया। इसके बीच में जो सकरा स्तरीय भाग होता है, जो कि दो बड़े महाद्वीपों को जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्थल संधि, और इसका नाम क्या है, पनामा जल संधि। एक क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थल संधि है, उस वो कौन सी है, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत और जो श्रीलंका के मध्य जो स्थल संधि है, सॉरी पहली बात तो जल संधि है। तो जो जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसमें पूछा गया, देखो इसमें पूछा भी है क्वेश्चन, सिर्फ भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित जल संधि का नाम बताओ। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे थे हम। उत्तरी अमेरिका, यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। तीन महासागर कौन कौन से हो गए, इधर तो पैसिफिक ओशन आ जाएगा, इधर पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर आ जाएगा, इधर अटलांटिक महासागर आ गया, ऊपर में आर्कटिक हो गया, ऊपर में आर्कटिक हो गया। देखो ये इधर प्रशांत, इधर अटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, इस गोलार्ध का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध मतलब विषुवत रेखा के नीचे की साइड में, तो जो अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका को उत्तरी गोलार्ध में था। और दो महासागरों के बीच में है, एक तरफ तो पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, इधर तो आ जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका इधर तो आ जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा, इधर आ जाएगा अटलांटिक महासागर, इन दोनों के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ आ रही है, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मतलब कि जो एंडीज पर्वतमाला है,
इसके उत्तर से लेके दक्षिण की ओर फैली हुई है। देखो ये रहा, इसमें देखो, इसमें समझो ये दक्षिण अमेरिका हो गया। उत्तर से लेके दक्षिण की ओर फैली हुई है एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला मतलब कहाँ पे स्थित है। और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी जो अमेजन में बहती है, अमेजन का जो जंगल का भी नाम सुना होगा, जिसको हम पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, अमेजोन, अमेजोन जो जंगल है, तो उसमें से होके जो दक्षिण अमेरिका की विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, इसी में से होके दो चीजें होगी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है यहाँ पे, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, वहीं अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। इसके अलावा जो पाँच छठा नंबर पे जो महासागर है, जो महाद्वीप है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का पार्ट है, ओशिनिया का भाग ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। इसके चारों तरफ समुद्रीय महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप बोला। चारों ओर जल से घिरे हुए भाग खंड को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो आपको बताना है तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ उसका आंसर आप। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे छोटा था, सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके अलावा एक जो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, जिस पर हमेशा बर्फ, जो ध्रुवों पर, जो दक्षिण ध्रुव पर अवस्थित है, इस पर हमेशा बर्फ जमी हुई होती है। अंटार्कटिक महाद्वीप, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाती है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ से यहाँ पे कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग निवास करते हैं, जबकि यहाँ पे वेडल सी हो जाएगा, यहाँ ग्रुप सी हो जाएगा, मतलब ऐसे हो। यहाँ पे दक्षिणतम ध्रुव है, ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर आप ग्लोब पे देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में देखो तो दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है, दक्षिण ध्रुव महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव मतलब इस महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे जो कि बर्फ की मोटी मोटी चादरें पाई जाती है, बर्फ की मोटी मोटी चादरें पाई जाती है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। कुछ यहाँ पे बस बहुत से देशों के शोध केंद्र है, मतलब रिसर्च है, वैज्ञानिक रिसर्च अनुसंधान केंद्र यहाँ पर अवस्थित है। भारत के भी शोध है, भारत के शोध संस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि भारत के जो शोध संस्थान जो है, जो शोध केंद्र है अटल अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, उनका क्या नाम है, वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब मैं आपको बता दूं ये है कहाँ पे, इसकी अवस्थिति की बात करें तो, जैसे आप मैप देखोगे तो मैप में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसकी, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है मैप में, है ना। तो यहाँ पे तो रसिया का वोस्टोक, और बीचों बीच में है यूएसए का जो शोध केंद्र है वो, और इसके अलावा रसिया का है। और भारत की जो मैं दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हुई यहाँ पे है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हुई यहाँ पे है। और एक और है भारती के नाम से, जो यहाँ पे है। तो अब मैं अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो अन्य जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाओगे, इसीलिए तो है कि ये जो चैप्टर है जो बेस बनाने के लिए तैयार, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ क्या 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 चीज़ है। तो हमने ये पढ़ा था भूमंडल के बारे में, पृथ्वी का एक घटक। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के जलमंडल के बारे में, जो सेकंड घटक है पृथ्वी का जलमंडल। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो 71% भाग पर क्या है, केवल जल पाया जाता है। और उन जो 29% मतलब 29% भाग पर स्थल है, मतलब 71% भाग पर केवल जल पाया जाता है। इसके पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये जो जलमंडल किन किन रूप में होता है, जल के महासागरों के रूप में, नदियों, झीलों, महानदियों, भूमिगत जल के रूप में, वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में सम्मिलित होता है। लेकिन ये जो जल पाया जाता है ना पृथ्वी के ऊपर, 71% जल पाया जाता है, इसका जो 97% भाग है केवल महासागरों में पाया जाता है, और इतना खारा होता है कि इसका कोई यूज नहीं होता। केवल 3% भाग होता है, उस 3% भाग का भी हिमानियों के रूप में, मतलब बर्फ के रूप में जमा हुआ है। उस 3% भाग का भी जो 3% बचता है, उनमें से भी जो देखो हिमानियों के रूप में, भूमिगत पृथ्वी के भूमि में भूमिगत जल के रूप में है, बर्फ की परतों के रूप में है। और मतलब हमारे जो यूज का भाग है ना, काम का बहुत कम पार्ट है, मतलब जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, तो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसलिए नीला ग्रह रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ये डायग्राम किताब से दिया हुआ, मतलब साइज देख सकते हो। इस डायग्राम की वजह से आप ये समझ सकते हो कि कौन सा, वो मतलब एशिया सबसे बड़ा हो गया, अफ्रीका दूसरे नंबर पे आ गया, दक्षिण अमेरिका 3 पे, 4 पे दक्षिण अमेरिका हो गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तो सबसे 7 पे हो जाएगा। इनको नाम दे दो 5 और 6, 5 और 6 यूरोप, और ये 7 मार्जिन का साइज के आधार पर आप
इस डायग्राम के आधार पर, साइज के आधार पर ऐसे याद कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इसके बाद आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महासागर। जलमंडल का एक पार्ट है महासागर। महासागर जलमंडल का एक मुख्य भाग है। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कि स्थिर है महासागर, नहीं। इनमें जो जल होते हैं, जो जल की धाराएं होती हैं, वो हमेशा एक वे में, मतलब एक रास्ते में हमेशा गतिशील रहती हैं। और इसके तीन रीजन से, तरंगों के रूप में, तरंगे क्या हैं, ज्वार भाटा के रूप में, और महासागर ये धाराओं के बारे में। ये जो आप हाइड्रोस्फीयर, मतलब ये जो महासागरों के बारे में तीन चीजें, जो ज्वार भाटा तरंगे महासागर धाराओं के रूप में, जो महासागर जल, ये इनकी प्रमुख गतियां हैं। जल की प्रमुख गति तीन रूप से हो सकती है, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, महासागर धाराओं के बारे में। जिनके बारे में ब्रीफ इंट्रो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, वीडियो मिल जाएंगे। और भी जैसे जैसे आप आगे क्लास बढ़ोगे तो इनके बारे में, एक एक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। समुद्री विज्ञान पूरा स्पेसिफिक एक टॉपिक चलने वाला है, जो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का सेगमेंट है स्पेशल उसमें। तो ये तीन गतियां हैं महासागर की। तो पृथ्वी पर आकार के आधार पर देखें तो बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से कुल 5 महासागर से, 7 महाद्वीप हो गए, 5 महासागर। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये आकार के आधार पर है। पहले पे आता है प्रशांत आ जाता है, दूसरे पे आता है अटलांटिक आ जाता है, तीसरे पे आ जाता है हिंद, चौथे पे आ जाता है दक्षिणी महासागर, और लास्ट में आ जाता है आर्कटिक। ये 5 महासागर है पृथ्वी पर है, आकार के आधार पर देख लिया। अब इनके बारे में कुछ कुछ नॉलेज इसमें भी दे रखा है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बेसिक्स जानकारी। जैसे जो प्रशांत महासागर है, पहला तो सबसे बड़ा महासागर है, हमने देखा है। और ये भी मतलब कि ये पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। मतलब कि पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर तो एशिया महाद्वीप है फैला हुआ, और एक तिहाई भाग पर प्रशांत महासागर। मतलब दो तिहाई भाग पर तो केवल एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर ही है। जो शेष जो एक तिहाई पार्ट बचा हुआ है, उस पे जो सभी महाद्वीप और सभी जो महासागर से बचे हुए हैं, वो फैले हुए हैं। और ये फैक्ट जो कि अभी आ रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ट्रेंच, इसकी हाइट अभी हमें पीछे जानी है कि 11,022 मीटर है, वो इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर, मतलब किस किन 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 से होके गुजरता है। उधर एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया उत्तर में, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है। चित्तर 5.1, चित्तर एवरेज, मतलब इसमें पैसिफिक ओशन है कहाँ पे, ये इधर से देखो। पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है, वो 4 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। जैसे ये प्रशांत महासागर है, और ये इधर भी प्रशांत महासागर। अब आप आपको कन्फ्यूजन करेगा कि ऐसे दो जगह पे क्यों है। दो जगह पे नहीं है ये। जैसे पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी गोल। अब यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है, ये इसको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उस जो गोल पृथ्वी को अगर आप किसी एक पेज पे समेट दोगे, तो इधर का किनारा, जो लास्ट के दो किनारे होंगे, उनको ऐसे मोड़ेंगे तो एक साथ मिल जाएंगे। तो ये जो है, ये इस किनारे को और इस किनारे को जैसे भी आप गोल करोगे, पृथ्वी की तरह रोटेट करोगे, तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये एक पार्ट बन जाएगा। तो ये इसलिए गोलाकार है। और जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर दक्षिण अमेरिका से भी मिल रहा है, ये इधर की साइड में एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चारों के मध्य में स्थित है प्रशांत महासागर। पहले आप डायग्राम की बात कर लें। इसके अलावा अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर, ये देखो अटलांटिक महासागर एस के आकार का। अटलांटिक महासागर ये एस के साइज में, देखिए अटलांटिक महासागर ये एस के साइज में। ये किस किस के बीच में है, इसके पूर्व साइड में तो देखो, इसके पूर्व साइड में यूरोप है, अफ्रीका है, पश्चिम साइड में उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, इसके बीच में एस साइज का है। और जो छोटे मोटे कट देखो, दंतुरित, दंतुरित जो इसके तट हैं उसके रूप में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे तो यहाँ का जो कट बहुत, जो तट है बहुत कटे फटे हुए दंतुरित तट, ये अटलांटिक महासागर हो गया। इसके अलावा तीसरा, जो दूसरे, वैसे तो मतलब तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे, मतलब हिंदुस्तान के नाम पे, इसका नाम है हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर। इसके अलावा और ये आर्कटिक महासागर, आप डायग्राम देख लो फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये आर्कटिक महासागर है जो ऊपर यूरोप से, एशिया के ऊपर से होता हुआ, और इधर उत्तरी अमेरिका के ऊपर होता हुआ, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ होता है, आर्कटिक महासागर। वहीं अगर अटलांटिक जो महाद्वीप है, उसके चारों तरफ जो महासागर अवस्थित है, उसको बोलते हैं हम दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर के चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे इसमें देख सकते हैं, ये पृथ्वी गोल है। अब जो पैसिफिक ओशियन था, जैसे अफ्रीका की इधर नहीं है, इधर आएगा, इधर इधर से वो अपने पीछे की साइड रहेगा। मैंने आपको दिखाया था कि जो पैसिफिक ओशियन है वो कैसे है, गोलाकार क्यों है, मतलब दो जगह क्यों दिख रहा है ऐसे पार्ट में। ये एक मैप था। इसके अलावा ये हमने पढ़ा
प्रशांत हो गया। अटलांटिक महासागर के बारे में देखा कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक ऐसा आकार का भी मैंने बताया था, जिसमें ऐसा आकार के अक्सर पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये हमने देखा है पीछे। पूर्वी किनारे पर इधर यूरोप है और अफ्रीका है। और इसमें अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय, पोताश्रय मतलब जो विमान जहाजें होती हैं, जहाजों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त मार्ग है, क्योंकि जो मेन जो अच्छी अच्छी कंट्रियां हैं इसके इसके तटों पर मिल जाते हैं। जो समृद्ध कंट्री जो व्यापार की जो इसके तट से होकर गुजरते हैं, क्योंकि इधर तो उत्तरी अमेरिका पड़ गया, इधर दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप पूरा महाद्वीप हो गया, इधर अफ्रीका जो सारी कंट्रियों के बीच से होकर गुजरता है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम मार्ग है ये। और इसके अलावा हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम भारत के नाम पे हमने पढ़ा। इसका आकार साइज त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार साइज। और ये हमने देखा उत्तर में एशिया, उत्तर की साइड में एशिया था, यहाँ पे हमने देखा था ये एशिया था। इधर अफ्रीका था ये, और इधर ऑस्ट्रेलिया के बीच में था ये। और दक्षिणी महासागर हमने देखा अटलांटिक महासागर के चारों ओर, अटलांटिक ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पड़ता है। वहीं आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। और यह बेरिंग जल संधि के नाम से जाना भी जाता है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। मतलब जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में एक छिछला जल, मतलब एक सकरा जल मार्ग है, सकरा जल का क्षेत्र है। जिस सकरे जल के क्षेत्र को जो दो महाद्वीपों को जोड़ेगा, जो महासागरों को जोड़ेगा, वो जल संधि बोलेंगे। यहाँ इसमें जो नाम है वो क्या नाम है इंपोर्टेंट, मतलब आर्कटिक और पैसिफिक के मध्य जो जल संधि है उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। और किसमें उत्तरी अमेरिका में उत्तरी तटों की एशिया से, मतलब यूरोप और एशिया ऊपर हमने देखा था, यूरोप एशिया उत्तर उत्तरी अमेरिका के ऊपर से होता हुआ ध्रुव पर जो आर्कटिक महासागर है वो घिरा हुआ है। हमने दो घटक पढ़ लिया, हमने जलमंडल पढ़ लिया और स्थलमंडल पढ़ लिया, भूमंडल पढ़ लिया। पृथ्वी का जो तीसरा घटक पढ़ेंगे हम वायुमंडल, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, जो बेस बनाने के, यहाँ पे तो बेसिक बहुत कुछ जानना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत ब्रीफ में इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन जो बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ब्रीफ में पढ़ के भी क्या फायदा रहेगा फिर। तो वायुमंडल क्या है, हमारे चारों ओर जो गैसों की एक परत परत पाई जाती है, हमारे चारों ओर क्या, पर्यावरण, सॉरी वो पर्यावरण परिभाषा है। हमारे चारों ओर जो गैसों की परतों से घिरी हुई होते हैं, मतलब हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों की परतों से घिरी होती है, जिसको वायुमंडल बोला जाता है। वायुमंडल क्या होगी, वायुमंडल वायुमंडल में जैसे गैसें पाई जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें पाई जाएंगी वायुमंडल। और ये इसका मेनली यूज क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें होती है, पैराबैंगनी किरणों से, ये वायुमंडल हमारी की रक्षा करता है, जिससे कि हम बच सकते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर एक स्टेबल रहता है, मतलब जिस पे हम जीवन संभव हो सके। इसकी जो ऊंचाई मानते हैं वो 1600 किलोमीटर तक मानते हैं। वायु पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर तक जाएंगे तो वायुमंडल पे जाएगा। और इसके ताप के आधार पर, ताप के घटकों के आधार पर और अन्य आधारों पर इसको 5 पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे शुरुआत में पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे तो 15 से 50 किलोमीटर के समथिंग क्षोभ मंडल, 15 से 35 किलोमीटर क्षोभ मंडल है, 50 किलोमीटर तक समताप मंडल आ जाएगा। वहीं 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल आ जाएगा, 80 से और ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल। और वहीं 600 किलोमीटर से अगर ऊपर चले जाएं तो उसमें बाह्य मंडल बोला जाता है। क्षोभ मंडल में ये जैसे छोटी मोटी एक्टिविटीज हो जाएंगी, जैसे जो ये क्षोभ मंडल हो गया, समतापन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंट्रो जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासों में बढ़ते जाएंगे बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। वायुमंडल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है अभी। ये एक बेसिक्स था कि इसको पांच पांच सतहों में, मतलब 5 सतह में इसको 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, एक आयन मंडल, ये 5 पार्ट्स हैं। इसके बारे में और एक बेस थोड़ा सा और जान लें कि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल मुख्य गैसें हैं जो 90% 99% दो गैसें पाई जाती हैं, जिनमें से 78% तो नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें मिलकर मतलब 99% तो ये दो गैसें पाई जाती है, केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जैसी गैसें पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, ऑक्सीजन सांस लेने में लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये तो क्या करती है, जो हम सांस तो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये क्या करती है, जो पृथ्वी सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को भी अवशोषित कर ले, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, स्टेबल बना रहता है। पृथ्वी का टेम्परेचर स्थायी बनाता है, मतलब इतना टेम्परेचर बना होता है कि पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर, सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर के घनत्व में कमी आएगी।
कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर की घनत्व में कमी आएगी। इससे क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे इसीलिए तो जो पर्वतारोहण होते हैं, जो पर्वतों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ में क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, गैस सिलेंडर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होता है। अब ये जो कंसेप्ट है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन का, टेम्परेचर में कमी क्यों होती है ऊपर जाते हैं, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनको हम, जैसे एक वीडियो हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, ये वीडियो मिल जाएगा आपको, कि टेम्परेचर में कमी क्यों आती है ऊपर जैसे जाएंगे तो। वायुमंडल, वायुमंडल में, वायुमंडल के बारे में मतलब बहुत से जो वीडियो है हमारे चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हो। और ये बेसिक्स है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत ब्रीफ में पढ़ते जाएंगे। तो इसमें ये था कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, तो वायुमंडल में गैसों की कमी होती जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वहीं जो जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी की सतह पर ताप आरोपित करता है। कोई भी चीज़ है, अगर ऊपर से अगर जो प्रेशर लगा रही है, मतलब वायुमंडल है जो पृथ्वी की सतह पर ताप लगाता है, कहीं पे ज़्यादा लगाता है, कहीं पे कम। तो जहाँ पे जहाँ ज़्यादा लगाता है वहाँ उच्च उच्च वायुदाब होगा, जहाँ पे कम लगाएगा जहाँ पे निम्न वायुदाब होगा। अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब पर ये गैसें, मतलब ये गैसें है ना, हवा के रूप में बहती हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर बहने लगती है। तो गतिशील वायु को, तो इसको क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। गतिशील वायु को जो वो हाई प्रेशर से, उच्च वायुदाब से, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर लो एटमॉस्फेरिक मतलब निम्न वायुदाब की ओर जो गतिशील पवने होते हैं, जो गतिशील हवा होती है, जो गतिशील वायु होती है, गैसेज होती है, इनको हम बोलते हैं पवन बोला जाता है। इसको पवन बोला जाता है। इसका कंसेप्ट भी हम जैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। वहीं जो लास्ट पढ़ा, जब हमने पढ़ लिया भूमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल पढ़ लिया, इन तीनों को मिक्सअप जो हमें मेरा मैंने डायग्राम से समझा था, ये अगर भूमंडल है, ये जलमंडल है, और ये वायुमंडल है, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे तीनों चीज़ों की अवस्था, जहाँ जीवन संभव होता है, इसको हम जैवमंडल बोलते हैं। पृथ्वी की जो दैनंदिनी जो एक्टिविटीज हो रही है, इस जैवमंडल के क्षरण के लिए उत्तरदायी। इसमें हम जानेंगे कि कैसे जैवमंडल जल, हवा और स्थल के बीच की एक सीमित भाग होता है, जहाँ पर क्या होता है, जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि मनुष्य सहित जीवित प्राणी भी पाए जाते हैं। प्राणी वर्ग, जीवमंडल में प्राणी मुख्यतः दो वर्गों में, जैसे जंतु वर्ग हो गया, उत्पादक जगत से पेड़ पौधे हो गए, जंतु वर्ग, दो वर्ग में ये, इन इन तीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया पाई जाती है। मतलब जैवमंडल हो गया, जैवमंडल में जो तीनों तीनों जो भाग है, इसके तीनों भाग से मिलकर बना होता है, स्थल, जल और हवा। ये जो तीनों पार्ट्स है वो जैवमंडल के साथ, मतलब इनका पारस्परिक क्रिया पाई जाती है। मतलब अगर एक का क्षरण होता है तो दूसरा को, दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, प्राकृतिक आपदा हो। वहीं सुनामी के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग डूब गया। मतलब सुनामी आना का था, क्या था, एक जैवमंडल की घटना थी, जलमंडल की घटना थी, जबकि स्थलमंडल को इफेक्ट पहुंचा दिए। इनके कुछ रीजन्स हैं, जैसे हम झीलों एवं नदियों को दूषित कर देते हैं, मतलब प्रदूषण जो फैला देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जल दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। तो मतलब ये पारस्परिक, इनके मध्य जो इंटर पारस्परिक क्रिया होती है, आंतरिक क्रिया होती है आपस में। वहीं उद्योगों, ताप या विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जन, मतलब प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक, मतलब ये, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हम, जैसे उद्योगों में धुआं की वजह से, ताप या विद्युत संयंत्रों की वजह से, गाड़ियों के उत्सर्जन की वजह से CO2 की मात्रा जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ेगी, तो ये इसके पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी के तापमान बढ़ने को बोलते हैं वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसकी वजह से, जैसे प्रदूषण की वजह से CO2 ज़्यादा उत्सर्जित होगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, और भी बहुत से जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, नई नई बीमारियों के लिए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा, ये किस कारण से होता है, प्रदूषण के कारण होता है, तापीय विद्युत संयंत्रों, उत्सर्जित पदार्थों के प्रदूषण के कारण। तो हमें इसमें लास्ट में एक सजेशन दे रखा है कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच में, भूमंडल के बीच में, मतलब तीनों जो लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन ना हो।
तो ये इस चैप्टर की ओवरऑल समरी थी। आपने समझा होगा कि इसमें कितने सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कितनी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद हमारे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को भी बना मजबूत बनाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ेंगे, मतलब एडवांस लेवल पे कुछ पढ़ते जाएंगे, तो उनके लिए बेस तैयार कर। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, मैंने जाना। तो उम्मीद है आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैंने मैप वगैरह भी अच्छे से ऐड किए थे आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो आज इस वीडियो के लिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।